नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, जिस बात की प्रतीक्षा आप सबको थी और लगातार हमारे एसएसआर वॉरियर, देश के तमाम दर्शक प्रतीक्षा में थे, उनके मन में बहुत सारे सवाल थे कि क्यूवाइब नेटवर्क ने खबरें तो ब्रेक की हैं कि एसआईटी एक्शन में है, सीबीआई एक्शन में है, लेकिन उसका कोई प्रतिफल नहीं दिख रहा है। आज क्यूवाइब की मुहिम, सच की लड़ाई लड़ने की क्यूवाइब की लगातार अनबरत पूरी दुनिया से बगावत मोल लेकर के लड़ने की जो मुहिम है, वो रंग ला रही है। और मैं आप सभी दर्शकों का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने जिस प्रकार से हमारा साथ दिया है, हमारे साथ खड़े रहे हैं, हौसला दिया है कि हम इस लड़ाई को लड़ते रहें, आगे बढ़ाते रहें। आपके सहयोग के बिना, आपके समर्थन के बिना इस अंजाम तक हम नहीं पहुंच सकते थे जहां हम पहुंच रहे हैं। सारी शक्तियां, और जिन शक्तियों का आज मैं जिक्र करने जा रहा हूं, पुख्ता सबूत के साथ, आप उस बात से आपको ये लगने लगेगा, एहसास होने लगेगा कि ये लड़ाई कितनी बड़ी है और कितने बड़े लोगों के खिलाफ है। लेकिन मैं सारा क्रेडिट आपको देना चाहता हूं, एसएसआर वॉरियर को देना चाहता हूं, हम अपने दर्शकों को देना चाहते हैं, जिन्होंने हमें हमेशा हौसला दिया, हमेशा हौसला दिया। न सिर्फ हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा करके, वरन कि आपकी जो प्रतिक्रिया रही हमारे शोज के दौरान, आपने जो टिप्पणी की है, उस टिप्पणी ने हमें आपका ऋणी बना दिया है और हम आपके इस ऋण को कभी चुका नहीं पाएंगे। और आपके इन्हीं हौसलों के साथ, आपके इन्हीं समर्थनों के साथ हम इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएंगे। भरोसा रखिए, उम्मीद जग गई और क्यूवाइब की मुहिम रंग लाने लगी। मुंबई हाई कोर्ट के पुराने चीफ जस्टिस, जो लगातार 4-4 महीने की तारीख दे रहे थे, इस देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे चंद्रचूड़ साहब, उनके पुत्र जिस प्रकार से इस केस में शामिल हो रहे थे, ऐसा लग रहा था कि सारी शक्तियां, बड़ी शक्तियां एक तरफ खड़ी हो गई हैं इस पूरे मामले को दबाने के लिए। और आज मैं बड़ी गंभीरता से, जिम्मेदारी पूर्वक यह आक्षेप लगा रहा हूं, आरोप लगा रहा हूं कि मुंबई हाईकोर्ट के पुराने चीफ जस्टिस ने जो कृत्य किया है, वो संदेह के घेरे में है। जब तक वो मुंबई में रहे, जस्टिस उपाध्याय चीफ जस्टिस, जब तक वो महाराष्ट्र में रहे, मुंबई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहे, इस मुकदमे की सुनवाई नहीं हुई। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, और 4-4 महीने की तारीख दी गई। 2 महीने तो मामूली था। वो सुनवाई टलती रही, वो साल भर तक की सुनवाई को टालते रहे। क्या इस सुनवाई को टालने के पीछे उनकी मंशा क्या थी? ये उनका खुद का निर्णय था या उनके ऊपर दबाव था? क्योंकि दबाव से अब अदालतें बच नहीं रही हैं, यह स्पष्ट हो चुका है। लेकिन पूरी न्याय व्यवस्था खत्म हो गई, यह कहना गलत होगा। न्याय है, और हमने आपको कहा था कि न्याय में देर जरूर है, अंधेर नहीं है। और जिस जिस बात का हमने जिक्र किया, क्यूवाइब नेटवर्क ने किया, आपका अकेला ये नेटवर्क है, अकेला। अब कोई सैटेलाइट चैनल नहीं, जिसमें वो हिमाकत नहीं, जिसमें वो हिम्मत नहीं, जिसमें वो हौसला नहीं, जिसमें वो नैतिक संबल नहीं, जो वो ये कहे कि वो इस केस के साथ खड़ा है। कोई नहीं। मित्रों, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ऐसे ऐसे पत्रकार जो दलाली कर रहे हैं, किसी और प्रकरण में आज मैं जिक्र करूंगा, उसका इससे लेना देना नहीं है।
लेकिन पत्रकारों की एक बहुत बड़ी फौज जो इस पूरे प्रकरण को दबाने का काम किया, भटकाने का काम किया, लटकाने का काम किया, गुमराह करने का काम किया। आज मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि पूरे देश में अगर कोई एक अकेला नेटवर्क इस मुद्दे के साथ खड़ा रहा तो वो क्यूबाइब नेटवर्क है। और वो सिर्फ इसलिए खड़ा रहा क्योंकि आपका प्रेम, आपका आशीर्वाद और आपका साथ हर कदम पर क्यूबाइब नेटवर्क को मिलता रहा। मैं आपके प्रति नतमस्तक हूं, आभार प्रकट करता हूं कि आपके हौसले के बिना क्यूबाइब नेटवर्क खड़ा नहीं होता। हमें थ्रेट मैसेजेस आए, थ्रेट कॉल्स आए, लोगों ने कहा और आप सबने भी प्रतिक्रिया दी कि खुद को संभाल के रखिएगा। हम खुद को संभालते भी रहे, लेकिन सब कुछ ईश्वर पर हमने छोड़ दिया कि लड़ाई बड़े लोगों के खिलाफ है। अब ईश्वर ही इसमें कुछ इंटरवीन करेंगे और आज उनका इंटरवेंशन हो गया। आपको यह बताते हुए मुझे खुशी हो रही है मित्रों कि दिशा और सुशांत केस की सुनवाई मुंबई हाईकोर्ट में शुरू हो गई है। 23 दिसंबर को यह सुनवाई हुई, 23 जनवरी को, माफ कीजिएगा, कल। और यह पहला ब्रेकिंग मैं आपके सामने ला रहा हूं। सुनवाई हुई और आप हैरान हो जाएंगे। मैं सल्यूट करता हूं नए चीफ जस्टिस आलोक आराधे जी को, जो तेलंगाना हाईकोर्ट से पहुंचे हैं। और आपको सैल्यूट करता हूं आलोक आराधे जी, पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है और मुझे पूरा यकीन है कि आप जिस नियत से पहुंचे हैं वो नियत भी स्पष्ट दिख रही है, न्याय देने की, न्याय के साथ खड़े होने की। और अब ईश्वर इसमें सीधे इंटरवीन कर रहे हैं और आप ईश्वर के दूत बनकर के खड़े हैं। पूरा देश आपकी तरफ आलोक आराधे जी देख रहा है और आपके सुनवाई से अब यह साबित हो गया है कि न्याय में देर जरूर है, अंधेर नहीं है और न्याय होकर रहेगा। आलोक आराधे जी, क्यूबाइब नेटवर्क न सिर्फ आपको शुभकामनाएं देता है वरन कि आपके प्रति आभार भी प्रकट करता है, नतमस्तक होकर के सैल्यूट भी करता है। सैल्यूट है आलोक आराधे जी आपको। आप लाज बचा रहे हैं न्याय व्यवस्था की, पूरी न्याय व्यवस्था की लाज अब आपके हाथों में है। और आपने जो कल सुनवाई की उससे आपने संकेत कर दिया कि न्याय का ध्वज आपके हाथों में है। न्याय का ध्वज उनके हाथों में नहीं है जो झूठ बोल करके गए। न्याय के मंदिर से दूसरे मंदिर में भी गए, लेकिन वो पिछले 4 साल से मौन रखे रहे, मौन व्रत रहे। आज 5वां साल ये शुरू हो गया है और 5 साल तक जस्टिस चंद्रचूड़ और उनके बाकी सहयोगियों ने कुछ भी नहीं किया। वो न्याय के ध्वजवाहक नहीं हो सकते हैं। न्याय के ध्वजवाहक आलोक आराधे हैं और इसीलिए मैं आपको सल्यूट कर रहा हूं। यकायक तारीख लग गई, यकायक आपने डेट दे दिया। और न सिर्फ डेट दिया, जो जस्टिस उपाध्याय 3 महीना 4 महीने अगली तारीख देते थे, इन नियत खराब थी। और पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कोई उनके प्रति हमारी दुर्भावना नहीं है, लेकिन ये न्याय का पक्ष अगर आप सुनेंगे तो एक मामूली व्यक्ति भी ये बता सकता है कि साहब इतना बड़ा केस है और आप इसको तारीख भी दे रहे हैं तो 3-3 4-4 महीने का। नियत क्या है आपकी? मैं ईमानदारी से, पूरी जिम्मेदारी से और पारदर्शिता के साथ यह कहना चाहूंगा कि मेरा आक्षेप है जस्टिस उपाध्याय पर कि उन्होंने इस केस को लंबे दिनों तक टालने की पूरी कोशिश की और यह सबूत 3-3 महीने 4-4 महीने की तारीख देना, यह उनका सबूत है। इसलिए मैं जस्टिस उपाध्याय मी लॉर्ड को यह कहना चाहूंगा कि आपने लटकाने भटकाने की कोशिश तो की, लेकिन न्याय के शूरमा अब उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है। आलोक आराधे जी ने सुनवाई की तफसील से जिक्र कर रहा हूं। 23 जनवरी को जब कोर्ट खुला और जब ये 23 जनवरी को 22 जनवरी को सुनवाई, हाँ कल, आज तो 24 है, आज 23 है।
मैं तारीख भूल रहा हूं, 22 जनवरी को जब यह सुनवाई हुई मित्रों, तो 22 जनवरी को जस्टिस आलोक आराधे के बेंच में यह मामला पहुंचा। सुनवाई शुरू हुई। आदित्य ठाकरे के वकील ने इंटरवेंशन करना शुरू किया। आप हैरान रह जाएंगे कि जस्टिस आराधे ने कहा कि आप चुप रहिए, चुप रहिए, आपको बोलने का अभी अधिकार नहीं है। कहा लॉ केस हम पढ़ के आए हैं और ये एप्लीकेशन भी पढ़ के आए हैं और आपके इंटरवेंशन को भी हमने पढ़ लिया है, आपको बोलने की कोई इजाजत नहीं है, आप शांत रहिए। वो शांत रहा। क्यों? जस्टिस आराधे ने कहा कि ये पीआईएल की सुनवाई हो रही है और इसमें आरोपी आप हैं, आदित्य ठाकरे हैं इसमें आरोपी। इस पीआईएल में अभी आरोपी के सुनने की आवश्यकता नहीं है, पहले हम दूसरे पक्ष को सुन लें, फिर जब आपकी बात आएगी या मुझे जब लगेगा कि हां आपको सुना जाना चाहिए तो हम जरूर सुनेंगे। उन्होंने कहा कि अभी आप शांत रहिए और फिर पूरी सुनवाई हुई, सारी चीजों को ध्यान में रखा। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन की तरफ से जस्टिस जो पठान साहब हैं, उनकी जो याचिका लगी है, उस याचिका के जो वकील वहां मौजूद थे, उनसे क्या क्या बात हुई, अब मैं एक रिपोर्ट है वो सीधे मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं ताकि आप मुतमईन हो जाएं कि यह मामला कैसे, कितना महत्वपूर्ण है। कहा आदित्य ठाकरे के वकील को कहा कि जनहित याचिका में हस्तक्षेप करने का अधिकार आपके पास नहीं है। हाईकोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान हत्या मामले में दायर जनहित याचिका पीआईएल की सुनवाई के दौरान अहम टिप्पणियां की हैं। क्या क्या टिप्पणी की है साहब? मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे और न्यायमूर्ति भारती डांगरे की पीठ ने आरोपी आदित्य ठाकरे की ओर से दायर हस्तक्षेप याचिका पर सख्त रुख अपनाया। मैं पूरी रिपोर्ट आपको पढ़ के बता रहा हूं, ये किसी मीडिया में नहीं है, ये सिर्फ अकेला क्यूवाइब नेटवर्क के पास है, एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव। किसी ना तो सैटेलाइट चैनल के पास ना ही प्रिंट के पास, ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट मैं आपको दे रहा हूं। ब्रेकिंग। सुनवाई के दौरान अहम टिप्पणियां की मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे और न्यायमूर्ति भारती डांगरे की पीठ ने आरोपी आदित्य ठाकरे की ओर से दायर हस्तक्षेप याचिका पर सख्त रुख अपनाया। अदालत ने स्पष्ट किया कि एक आरोपी के रूप में आदित्य ठाकरे को इस जनहित याचिका में हस्तक्षेप करना या आपत्ति दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि यह जनहित याचिका की सुनवाई हो रही है और इस जनहित याचिका में जो आरोपी है उसको हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। मुख्य न्यायाधीश ने आदित्य ठाकरे के वकील सुदीप पासबोला, अब ये आदित्य ठाकरे के वकील हैं साहब, सुदीप पासबोला को याचिकाकर्ता द्वारा पेश किए गए मामले के कानूनों का अध्ययन करने का निर्देश दिया। सुदीप पासबोला को कहा कि आप जो यहां दलील दे रहे हैं ना, इस मामले में जो जो कानून है इसकी जरा पढ़ाई करके आइए। यहां पर कोई उलूल जुलूल बात बकवास करने की जरूरत नहीं है। अंट संट यहां कुछ नहीं बोलेंगे, इधर उधर की बात ना बोले आप इस मामले में जो कानून का अध्ययन करने की आवश्यकता है वो आप करके आए, अध्ययन करके आए, पूरी तैयारी के साथ उपस्थित होने को कहा। अध्ययन कर लें, आप अपनी पूरी तैयारी के साथ उपस्थित होइए। बिना तैयारी के अगर आप आएंगे तो ना हम आपको सुनेंगे, आपकी इस बकवास को आप जा सकते हैं। यह मामला दिशा सालियान के सामूहिक बलात्कार और हत्या से जुड़ा है, सामूहिक बलात्कार और हत्या से जुड़ा है। साथ ही
सुशांत सिंह राजपूत की हत्या से संबंधित है और इसमें मुख्य आरोपी कौन है? आदित्य ठाकरे हैं। देर है ऊपर में, अंधेर नहीं है। इस पूरे मामले में दोबारा सुन लें आप, यह मामला जो पीआईएल है, इसलिए मैं कहता हूं कि बहुत सारे रणबांकुरे अभी इस देश में हैं, बहुत सारे वकील इस देश में हैं, बहुत सारे जज इस देश में हैं जो दलाली, लटकाने, भटकाने, ठगने, झूठ बोलने के रास्ते पर नहीं चल रहे हैं और न्याय पाने के लिए, सत्य की लड़ाई लड़ने के लिए कुछ तो है। इन्हीं कुछ लोगों की वजह से तो देश चल रहा है, वरना तो बेईमानों ने हर चीज पर कब्जा कर ही लिया है, कहीं छोड़ा नहीं है उन्होंने। कई बार तो हमारे भी दर्शक आपत्ति उठाने लगते हैं, उनको कुछ नहीं लेना देना, ऐसे कुछ जो जो फजूल फितूर वाले दर्शक होते हैं, कई बार वो सोए रहते हैं, अरे व्हाट यू आर डूइंग, नेटवर्क यू आर डूइंग नथिंग। अब उनको ये कहने में तो बहुत आसानी होती है, लेकिन जब मोर्चे पर, युद्ध के मोर्चे पर खड़ा होना है, तो वो फिर कहीं नहीं आएंगे, कहीं दिखेंगे भी नहीं। ऐसे भी एक आध दो लोग हैं, पूरे नहीं। हमारे दर्शकों और हमारे एसएसआर वॉरियर के प्रति तो मैं आभार बार बार प्रकट कर रहा हूं। कुछ ऐसे भी सिरफिरे लोग होते हैं, मैं उनकी चर्चा कर रहा हूं। यह मामला दिशा सालियान के सामूहिक बलात्कार, ध्यान रहे, पूरी कन्विक्शन के साथ इस केस में इन तथ्यों को उजागर किया गया है कि दिशा सालियान के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है। दिशा सालियान के साथ सामूहिक बलात्कार और उसके बाद उसकी हत्या का मामला है, पीआईएल में जो मेंशन किया गया है। साथ ही सुशांत सिंह राजपूत की हत्या, इंक्वायरी कीजिए, जांच कीजिए, कुछ नहीं, सीधा सीधा एलिगेशन है सुशांत सिंह राजपूत की हत्या। मुझे बहुत अफसोस होता है, आज मैं कोई एक इंटरव्यू देख रहा था एक सैटेलाइट चैनल का, और उसमें कुछ पत्रकार, क्या बोलूं मैं, उनको ये लगता है कि जैसे फैक्ट चेक के बारे में आपको याद होगा, कोविड के दौरान फैक्ट चेक और मिस इन्फॉर्मेशन, एंटी साइंस, इन सभी शब्दों का इस्तेमाल वो कर रहे थे जो गलत फैक्ट पेश कर रहे थे, वो कर रहे थे जो खुद मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे थे, वो कर रहे थे जो एंटी साइंस काम कर रहे थे। तो चोर ने क्या किया, जैसे हम लोग की तरफ आप सब लोग जानते होंगे कि चोर मचाए शोर, चोर क्या होता है, वही शोर मचाने लगता है कि अरे चोरी हो गई, चोरी हो गई, चोरी हो गई। तो जो चोर है अगर वही शोर मचाने लगेगा तो लोगों को एहसास होगा कि भाई इसने तो चोरी नहीं की होगी, कोई और चोर होगा। ठीक वही ये फैक्ट चेक, ये मिस इन्फॉर्मेशन और एंटी साइंस, इन तीन शब्दों को उन लोगों ने प्रयोग करना शुरू किया जो स्वयं एंटी साइंस काम कर रहे थे, जो स्वयं मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे थे, जो स्वयं फैक्ट को डिस्टॉर्ट कर रहे थे। आज मैंने वही रूप देखा कुछ पत्रकारों को सैफ के मामले में। उस पर मेरा एक अलग से शो है, अब से थोड़ी देर बाद आप उस शो को देखेंगे, उस पर अलग से मेरा शो है। तो वो दोनों पत्रकार, एक लेडी और एक जेंट, और इन दोनों पत्रकारों ने, महिला और पुरुष पत्रकारों ने, मर्यादा का नाम लेकर के, जिम्मेदारी का नाम लेकर के, अकाउंटेबिलिटी का नाम लेकर के अमर्यादित बात कर रहे थे, अनअकाउंटेबल तथ्यों को पेश कर रहे थे। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से फैक्ट चेक और एंटी साइंस और मिस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल वो कर रहे थे, वही चोर कर रहे थे, वही बेईमान, वही भ्रष्ट लोग कर रहे थे जो दूसरों को कह रहे थे कि मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हो। तो ये कह रहे थे कि नहीं, हम लोग एक जिम्मेदार न्यूज चैनल हैं, इसलिए जिम्मेदारी से हमको काम करना चाहिए, और गैर जिम्मेदारी वाला सारी सारी बातें वो गैर जिम्मेदारी पूर्ण, और जितनी फैक्ट को डिस्टॉर्ट करने वाली बात हो उसी को वो पेश कर रहा था, और सामने वो खुद को इस तरह से पेश कर रहा था कि हमें हमारी जिम्मेदारी
ये जिम्मेदारी है कि हम इसको रखें ताकि लोगों को ये विश्वास हो जाए कि ये पत्रकार जो कह रहा है ये तो अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहा है, जिम्मेदारी की बात कर रहा है, तो ये बेईमानी कैसे कर सकता है। मित्रों, इतनी घटिया इतने घटिया तर्क थे उनके जो आप सुन नहीं पाएंगे, खुद बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, और ऐसे पत्रकारों के प्रति मुझे घृणा हो रही है। आप भी देखिए, मेरा जो दूसरा शो होगा उसमें मैं बताऊंगा, पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो क्लियरली मेंशन है कि यह मामला दिशा सालियान के सामूहिक बलात्कार और हत्या से जुड़ा है, साथ ही सुशांत सिंह राजपूत की हत्या से संबंधित है, और इसमें मुख्य आरोपी आदित्य ठाकरे हैं। याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए अधिवक्ता विजय कुर्ले ने अदालत को सूचित किया कि जनहित याचिका पीआईएल दाखिल होने के बाद राज्य सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है। आपको याद होगा, अक्टूबर नवंबर 2023 में हम लोगों की यह याचिका दायर हुई अदालत में। हम लोग, मैं इसलिए कह रहा हूं कि क्यूवाइब नेटवर्क अपने सभी जो वकील बंधु हैं वो हमारे ही नेटवर्क के साथी लोग हैं, हम लोग सब मिल करके काम करते हैं। आपको याद होगा कि सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया हम लोगों ने लगाया था, क्यूवाइब उसका मीडिया पार्टनर थी, क्यूवाइब उसको स्प्रेड कर रही थी, लोगों के बीच ले जा रही थी, और अदालत में वो लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हम लोग मिल करके इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। तो अक्टूबर नवंबर में पीआईएल दायर हुआ, और उसके बाद सरकार 2022 दिसंबर में एसआईटी की घोषणा हुई थी, लेकिन कौन ऑफिसर होगा नहीं होगा इस सबका कुछ पता नहीं था। तो दिसंबर 2023 में हमारे जो कुर्ले साहब हैं उन्होंने पेश हुए अधिवक्ता विजय कुर्ले ने अदालत को सूचित किया कि जनहित याचिका पीआईएल दाखिल होने के बाद राज्य सरकार ने मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है। हालांकि उन्होंने तर्क दिया कि चूंकि एसआईटी अपना कार्य सही तरीके से नहीं कर रही है, इसलिए कथित अपराधों जिसमें सामूहिक बलात्कार और हत्या शामिल है कि निष्पक्ष और विस्तृत जांच सुनिश्चित करने के लिए आगे न्यायिक निर्देश की आवश्यकता है। विजय कुर्ले साहब ने कहा कि हमारे पीआईएल के बाद सरकार प्रोएक्टिव हुई, सरकार ने एसआईटी का गठन किया। जिस एसआईटी के गठन की घोषणा दिसंबर 2022 में की थी, 12 महीने तक मौन रही सरकार, और फिर जब हम लोगों का ये लगा, पीआईएल लगा, उसके बाद सरकार थोड़ी प्रोएक्टिव हुई, एसआईटी का गठन किया, लेकिन उसके बाद से फिर 1 साल बीत चुका है, एसआईटी कुछ नहीं कर रही है। ये दलील दिया उन्होंने, विजय कुर्ले साहब ने, और कहा कि मैं माननीय अदालत से आग्रह करता हूं कि एसआईटी को भी अविलंब निष्पक्ष और विस्तृत जांच सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक निर्देश दें। विजय कुर्ले साहब ने दलील दी कि मैं माननीय अदालत से आग्रह कर रहा हूं कि इस दिशा और सुशांत के मामले में जो पीआईएल हमने लगाई है, उसके बाद से एसआईटी गठित हुआ, लेकिन एसआईटी पिछले 1 साल से इस दिशा में बहुत अपेक्षित सफलता नहीं लोगों के सामने ला पाई है, या निष्पक्ष जांच का अभी तक उन्होंने सबूत नहीं दिया है, या जांच किस दिशा में वो कर रहे हैं ये भी पब्लिक नहीं हुआ है। हालांकि ये मालूम है कि वो जांच कर रहे हैं, ये बात सही है कि वो जांच कर रहे हैं। ये मैंने आपको 1 महीना पहले बताया था कि जांच शुरू हो गई है। क्यों जांच शुरू हो गई है साहब, अभी मैं उस पर भी आता हूं। ये जांच शुरू हो गई है, ये बात हम ही ने आपको पहले बताई थी, अब ये उसका प्रकटीकरण सब आ रहा है। तो एसआईटी के बारे में पीआईएल की तरफ से विजय कुर्ले साहब ने कहा कि निष्पक्ष और विस्तृत जांच, डिटेल इंक्वायरी, इंडिपेंडेंट डिटेल इंक्वायरी, निष्पक्ष जांच सुनिश्चित कराने के लिए माननीय अदालत न्यायिक निर्देश जारी करे। आज यह मामला न्यायालय की सूची में आइटम नंबर 37 के रूप में दर्ज था। बड़ा अद्भुत मामला है। देखिए साहब, कभी यह मामला 12 नंबर पर होता था और सुनवाई नहीं होती थी। जस्टिस उपाध्याय, ये मैं आपकी तरफ ये गेंद उछाल रहा हूं, कभी सोचिए कि इतने कम नंबर पर होने के बाद भी आप इस मामले की सुनवाई नहीं करते थे, लेकिन
यह मामला 22 तारीख को आइटम नंबर 37 पर था, आइटम नंबर 37 के ऊपर दर्ज था। हालांकि याचिकाकर्ता के प्रमुख तर्क प्रस्तुत करने वाले वकील अनुपस्थित होने के कारण केवल सीमित दलीलें दी गई। अब आप सोचिए कि पीआईएल के तरफ से जो मुख्य वकील हैं, मतलब इतने शॉर्ट नोटिस में इनके पास मैसेज आया कि भाई आपके मामले की सुनवाई हो सकती है। तो जो इनके सीनियर काउंसिल थे वो किसी और केस में इन्वॉल्व थे, जो हमें जानकारी मिली, और उसकी वो तैयारी में लगे हुए थे। तब तक इनको बहुत ही शॉर्ट नोटिस में आ गया कि साहब आपका केस की सुनवाई होने वाली है। तो जब तक वो आते तब तक ये सुनवाई हो गई, लेकिन तब तक विजय कुर्ले साहब ने मोर्चा संभाल लिया था। और विजय कुर्ले साहब दलील, और देखिए वहां पर सीबीआई के भी वकील थे, एसआईटी के भी तरफ से लोग वहां खड़े थे। बड़ा अद्भुत मामला चल रहा है कि वाइब की मुहिम रंग ला रही है। एसआईटी के भी तरफ से लोग खड़े थे और सीबीआई के भी तरफ से लोग खड़े थे। यह मामला अब रुकेगा नहीं, अटकेगा भी नहीं, भटकेगा भी नहीं। मैंने कहा था ना, बड़े जेल तैयार हो रहे हैं, बड़े जेल तैयार हो रहे हैं, जेल तैयार होकर रहेगा। और आज मैं माननीय मोदी जी को भी, अभी तो मैं आलोक आराधे, अभी तो जो कुछ भी हैं जस्टिस आलोक आराधे हैं, बड़ा जबरदस्त उन्होंने जिस प्रकार से विजय कोरली ने मोर्चा संभाला। और जबकि उनके सीनियर काउंसिल ये कह रहे हैं याचिकाकर्ता के प्रमुख तर्क प्रस्तुत करने वाले वकील अनुपस्थित होने के कारण केवल सीमित दलीलें दी गई। मतलब जो सीनियर काउंसिल थे, जिनको की लॉजिक पेश करना था, जिनको की तर्क पेश करना था, उनके अभाव, उनके नहीं पहुंचने की वजह से, चूंकि वो कहीं और किसी केस में इन्वॉल्व थे या जो भी कारण रहा हो, या दूर थे हाई कोर्ट से, कि फटाफट उनको लग गया कि भाई 37 नंबर का जो मैटर है वो हियरिंग के लिए आ गया है, कोर्ट में हियरिंग के लिए आ गया है। तो वहां पर उनके जो दूसरे वकील थे, जूनियर काउंसिल, वो मौजूद थे। उन्होंने फटाक से मोर्चा संभाला। आप इस देखिए, ये क्रिकेट मैच की तरह है, क्रिकेट मैच की तरह है कि सचिन तेंदुलकर अभी पहुंचा नहीं है और उधर से जो है सो फास्ट बॉलर आ गया है कि इस बार फटाफट विकेट गिरा दें। तो नाइट वॉचमैन ही सही, उन्होंने मोर्चा संभाल लिया, उन्होंने विकेट नहीं गिरने दिया, क्योंकि उधर से फटाक से आदित्य ठाकरे के वकील इंटरवेंशन करने लगे। जैसे ही वो कुछ दलील देने वाले थे, आलोक आराधे जी ने कहा, माननीय जस्टिस ने, आदरणीय जस्टिस महोदय ने, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, पीआईएल में आप आरोपी हैं, मुख्य आरोपी आपको बनाया गया है पीआईएल में, आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। तो आदित्य ठाकरे के वकील को स्नप कर दिया माननीय अदालत ने, और मोर्चा संभाला हमारे जूनियर वकीलों ने। जो मुख्य दलीलें दी जा सकती थी वो नहीं दी गई हैं, वो नहीं दी गई हैं, ध्यान रहे। हमारे जूनियर वकीलों ने मोर्चा संभाला। कौन कौन वकील थे सुनिए। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विजय कुर्ले और हानिया शेख पेश हुए। विजय कुर्ले थोड़े सीनियर हैं, हानिया तो बहुत ही जूनियर है। तो विजय कुर्ले और हानिया शेख पेश हुई। अब आप सोचिए, दो जूनियर वकीलों ने मोर्चा संभाल लिया। अदालत ने इस जनहित याचिका की अगली सुनवाई 5 फरवरी 2025 तय कर दी है। इसीलिए कह रहा हूं कि आलोक आराधे जी को बार बार नमन है, सत सत नमन है। आज न्याय पर भरोसा होता हुआ दिख रहा है। 22-23 जनवरी को सुनवाई हो रही है और महज 15 दिन के अंदर, 12-14-13 दिन में दूसरी तारीख लग गई। वो 4 महीने वाली तारीख खत्म, नियत साफ हो गई है। इस पर फैसला होना ही है। जो भी गुनहगार हैं उनके खिलाफ अब कोई रहम नहीं होने वाली है। अब देखिए साहब कि कौन कौन उपस्थित थे वहां पर। 5 फरवरी 2025 की तारीख तय हो गई, 22-23 जनवरी को सुनवाई हो गई। मेरा ख्याल से आज प्रभात 24 तारीख है, मैं भूल रहा हूं, 23 जनवरी है आज। अच्छा, तो 22 जनवरी को सुनवाई हो गई और 5 फरवरी, मुझे अब तारीख याद नहीं रहती है, माफ कीजिएगा, मैं सिर्फ अपने केसेस में इन्वॉल्व हूं, अपने रिसर्च में इन्वॉल्व हूं। जिन जिन मुद्दों को हमने हाथ में लिया है, आपको मालूम है कि ये सारे बड़े मुद्दे हैं और किनके खिलाफ लड़ाई है। तो
मैं उसमें अभी पूरी तरह से इन्वॉल्व हूं, हैंड्स ऑन जिसको आप कहते हैं वो है, तो मैं तारीख और वक्त नहीं देख रहा हूं। तो 5 फरवरी 2025 को अगली तारीख तय हो गई। तो ये जो था साहब 4 महीने वाला खेल खत्म। सीबीआई ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई साहब। सुनवाई के दौरान केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और अदालत से याचिका की प्रति प्रदान करने का अनुरोध किया। मैंने कहा ना, दिल्ली दरबार भी एक्टिव है और महाराष्ट्र का देवाभाऊ का भी दरबार एक्टिव है। देवाभाऊ आजकल स्विट्जरलैंड में है, मैंने तस्वीर देखी। देवाभाऊ के ही जो सोशल मीडिया के अकाउंट हैं उस पर मैंने तस्वीर देखी कि देवाभाऊ स्विट्जरलैंड में है। देवाभाऊ स्विट्जरलैंड पहुंच गए होंगे, इनके जो आका हैं, अभी मैं उनके बारे में आपको बताने वाला हूं कि देवाभाऊ स्विट्जरलैंड कैसे पहुंचे हैं। तो देवाभाऊ स्विट्जरलैंड पहुंच गए और उधर खेल शुरू है, खेल शुरू है। तभी तो मैंने कहा कि आदेश जा चुका है और फोटो भी खिंचवाया जा रहा है, बुके भी लिया जा रहा है, लेकिन उससे कुछ होना जाना नहीं है। बुके ले लिया, आदेश दे दिया और उधर अमित शाह ने शिरडी में कह दिया कि गद्दार को कोई मौका नहीं, गद्दार को कोई मौका नहीं। दुश्मन को एक बार, दोस्त को 2 बार, गद्दार को एक भी मौका नहीं। तो संकेत दे दिया देवाभाऊ को कि भैया जहां जाना है घूमो, इस सब पर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। देवाभाऊ ने कहा हाँ हाँ अब तो जांच होगी साहब, जांच होगी। अपना स्विट्जरलैंड पहुंच गए देवाभाऊ। तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और अदालत से याचिका की प्रति प्रदान करने का अनुरोध किया कि ये जो पीआईएल लगी है साहब, इसकी एक कॉपी भी मुझे दे दिया जाए। यह संकेत करता है कि सीबीआई इस मामले में गहन भूमिका निभा सकती है। मित्रों, जब सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपना वर्डिक्ट दिया था, उसके बाद से ही हम लोग सीबीआई हम लोगों को बहुत नजदीक से देख रही थी, समझ रही थी और इस पर अपना फैसला करना चाहती थी। सीबीआई ने जैसे ही याचिका की कॉपी मांगी है, सीबीआई के वकील को वहां रहने की क्या जरूरत थी साहब? इसका मतलब है कि अदालत से संदेश जा रहा है कि साहब आप भी पेश होइए, और एसआईटी के भी लोग थे वहां पर। यह संकेत करता है कि सीबीआई इस मामले में गहन भूमिका निभा सकती है। मतलब सीबीआई क्या दिशा की भी जांच की तरफ बढ़ सकती है, या सीबीआई को यह लग रहा है कि सुशांत की जो मृत्यु है उसका सीधा संबंध दिशा सालियान की मृत्यु से है। इसलिए वो, आपको याद होगा जब रिया चक्रवर्ती के लुकआउट नोटिस को क्वैश करने की बात हो रही थी, तो सीबीआई वहां पर पेश होकर के उनके लुकआउट नोटिस को खारिज करने के लिए सारी दलीलें दी। हालांकि सीबीआई वहां पर बैकफुट पर थी और वो जो निर्णय था हाई कोर्ट का, मैं उस निर्णय के साथ हूं क्योंकि सीबीआई ने अच्छी भूमिका निभाई नहीं थी। अब सीबीआई को लगने लगा है, मैंने कहा ना आपको कि सीबीआई ने भी इंक्वायरी शुरू कर दी है। मैंने 1 महीना पहले ही कहा था कि सीबीआई ने इंक्वायरी शुरू कर दी है और एसआईटी ने भी इंक्वायरी शुरू कर दी थी। कहा था ना, लोग सवाल उठा रहे थे कहीं कुछ तो हो नहीं रहा है। और ऐसे बहुत सारे कुछ लोग हैं जो मेरे चैट बॉक्स में भी लिख देते हैं, आशुतोष व्हाट यू आर डूइंग, इट इज ऑल नॉनसेंस। द ब्लडी whosoever is writing this kind of message, I can warn you, please sleep and do not disturb me by writing these kind of nonsense messages. And nothing is happening, Astos. What you are doing, nothing is happening. Now, what you are doing, you are just having cigarettes cuss. तो मैं आपके लिए जिम्मेदार नहीं हूं, मैं अपने उन एसएसआर वॉरियर के लिए जिम्मेदार हूं, मैं अपने उन दर्शकों के लिए जिम्मेदार हूं जिन्होंने इस लड़ाई को जिंदा रखा है, और मैं अपनी पत्रकारिता के लिए जिम्मेदार हूं। जो सूचनाएं मैं देता हूं डंके की चोट पर दे रहा हूं और पूरे पूरे मजबूत सूत्रों के आधार पर दे रहा हूं। हमने कहा था कि सीबीआई भी एक्टिव हो चुकी है और एसआईटी भी एक्टिव हो चुकी है। याचिका में आरोप और अदालत के निर्देश। इस जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष राशिद खान पठान ने दायर किया है। एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि इस याचिका को दायर किसने किया है। इस जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष राशिद खान पठान ने दायर किया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि दिशा सालियान की हत्या 8 जून 2020 को हुई और आदित्य ठाकरे के मोबाइल टावर लोकेशन
के घटना स्थल पर उनकी मौजूदगी को साबित करता है। साफ साफ पीआईएल में ये उन्होंने इंगित किया है, इंडेक्ट किया है, और जो इंडेक्टमेंट है वो साफ साफ ये कह रहा है कि उनका मोबाइल टावर लोकेशन आदित्य ठाकरे का दिशा साल्यान के की जहां मौत हुई है वहां पर पाया गया है। आदित्य ठाकरे ने बचाव में दावा किया था कि वे उस दिन अपने नाना के निधन के कारण अस्पताल में थे। अब लीजिए साहब, ये उनकी दलील थी, पहले ही कहा था उन्होंने। लेकिन याचिकाकर्ता ने यह साबित किया कि उनके नाना का निधन 14 जून 2020 को हुआ था, ना कि 8 जून को। क्या होता है कि गुनहगार जब गुनाह करके बचने की कोशिश करता है तो वो इसी प्रकार के ऊल जुलूल कुछ तर्क को पेश करने की कोशिश करता है। तो 14 जून को हुई थी मौत उनके नाना की, 2020 को, 8 जून को नहीं हुई थी। और वो हड़बड़ी में, क्योंकि सुशांत की हत्या में भी उनकी संलिप्तता बताई जा रही है, दिशा और सुशांत की हत्या तो एक प्रकार से दोनों मिला हुआ है मामला, तो वो हड़बड़ी में वो ये कह गए कि भाई 11 जून को 8 जून को तो मैं वहां था ही नहीं, मैं तो नाना के यहां था। नाना की जो का जो निधन हुआ था, और नाना का निधन जो है वो हुआ था साहब 14 जून को। जांच और सबूतों से छेड़छाड़ के आरोप लगे हुए हैं। याचिकाकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि मामले की जांच में गंभीर अनियमितताएं हुई हैं, जिनमें क्या क्या अनियमितताएं हुई हैं वो भी देखिए। जिनमें आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी को कोविड प्रोटोकॉल का बहाना बनाकर मुंबई नगर निगम अधिकारियों द्वारा हिरासत में लेना। याद कीजिए, बिहार के आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी जब उस वक्त इन्वेस्टिगेशन के लिए गए थे, क्योंकि एफआईआर फाइल हुआ पटना में, बिहार में, और वो कोविड के दौरान हुआ और इसमें बहुत वक्त लग गया। और जब विनय तिवारी आईपीएस ऑफिसर मुंबई पहुंचते हैं तो उनको क्वारंटीन कर दिया गया कि आप जांच के लिए नहीं जा सकते हैं। क्वारंटीन कर दिया गया, उनको एक प्रकार से नजरबंद कर दिया गया। मुंबई पुलिस द्वारा बिहार पुलिस को दिशा सालियान की मौत से संबंधित कागजात न सौंपना, यह मैंने पहले भी कहा था, यह भी अभी है, उसी पीआईएल में लिखा हुआ है कि मुंबई पुलिस ने दिशा सालियान की मौत की जांच का जो कागजात देना था बिहार पुलिस को, क्योंकि बिहार पुलिस के उस वक्त, याद कीजिए, आपके डीजीपी थे गुप्तेश्वर पांडे बिहार पुलिस में, और बिहार पुलिस के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने साफ कह दिया कि सुशांत की मृत्यु का सीधा संबंध दिशा सालियान की मृत्यु से है, इसलिए दिशा सालियान की मौत की जांच हमें करनी पड़ेगी। और जब बिहार पुलिस मलवानी पुलिस स्टेशन पहुंचा कि मुझे फाइल दीजिए, तो मलवानी पुलिस स्टेशन ने कहा कि मेरे पास फाइल नहीं है, वो गुम हो गया है। इन प्रयासों को उद्धव ठाकरे तत्कालीन मुख्यमंत्री और आदित्य ठाकरे तत्कालीन मंत्री के राजनीतिक प्रभाव का परिणाम बताया गया है याचिका में। ये जो फाइल जब मुंबई पुलिस ने बिहार पुलिस को नहीं सौंपा, मतलब मलवानी पुलिस स्टेशन ने नहीं दिया बिहार पुलिस को, तो ये साफ साफ कहा जा रहा है, यह आरोप लगाया गया है कि तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे उद्धव ठाकरे और तत्कालीन जो मंत्री थे आदित्य ठाकरे, बाप बेटे दोनों के राजनीतिक रसूख की वजह से, उनके दबाव की वजह से पुलिस कोई भी कागजात दूसरी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को सौंपने से मना कर दिया, वरना मुंबई पुलिस की इतनी हैसियत नहीं होती कि वो इन्वेस्टिगेशन के कागजात बिहार पुलिस को न दे। तो ये किसके कहने पर हो रहा था, कौन कह रहा था? तो जाहिर है कि पिता पुत्र अपने रसूख का इस्तेमाल कर रहा था। झूठी गवाही और न्यायालय की अवमानना पर याचिका। झूठी गवाही क्या क्या है, न्यायालय की अवमानना भी है। याचिकाकर्ता ने एक अलग आवेदन में आदित्य ठाकरे और उनके वकील राहुल अरोते के खिलाफ झूठी गवाही और न्यायालय को गुमराह करने के आरोपों में अवमानना कार्रवाई की मांग की है। इस याचिका में यह भी मांग किया गया है कि झूठी गवाही पेश किया आदित्य ठाकरे के वकील ने, और इसका मतलब हुआ कि वो न्यायालय की अवमानना कर रहा है और झूठी गवाही दे रहा है। याचिकाकर्ता ने एक अलग आवेदन में आदित्य ठाकरे और उनके वकील राहुल अरोते के खिलाफ झूठी गवाही और न्यायालय को गुमराह करने के आरोपों में अवमानना कार्रवाई की मांग की है और कहा कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है और माननीय अदालत इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। याचिका में कहा गया है कि इस तरह की कृत्य न्यायालय की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं। न्यायालय की गरिमा, न्याय की गरिमा
सामाजिक लोकाचार की गरिमा, लोक व्यवहार की गरिमा सबको ठेस पहुंचाती है। अगली सुनवाई पर नजर है अब मित्रों। हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को 5 फरवरी 2025 की सुनवाई के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने कह दिया कि पूरी तैयारी के साथ माननीय लोग अपने अपने तर्कों के साथ अदालत में आइए। यह मामला जिसमें राजनीति और शक्ति के दुरुपयोग के आरोप लगे हैं, न्यायिक प्रणाली की साख के लिए एक बड़ा परीक्षण साबित हो रहा है। आने वाले दिनों में और अधिक खुलासों की संभावना है। ये पूरी रिपोर्ट मैंने आपको सुना दी पढ़ के। और 5 फरवरी का इंतजार करना है। माननीय न्यायालय आलोक आराधे जी से मैं विनती करता हूं कि न्याय की रक्षा और न्याय का ध्वज अब आपके हाथों में है और हमें पूरा उम्मीद है कि आप निश्चित रूप से न्याय करेंगे। और दिशा सुशांत की लड़ाई जो इतने वर्षों से चल रही है, दिशा सुशांत को न्याय सिर्फ दिशा सुशांत को न्याय नहीं है, एक एक ऐसे समूह के खिलाफ ये न्याय का युद्ध है जो ये साबित करना चाहता है कि पैसे, राजनीतिक पावर और पुलिस महकमों और न्यायालय को सबको पैसे की ताकत पे, अपने राजनीतिक रसूख पर नचाया जा सकता है, उसे नीचा दिखाया जा सकता है, न्याय खरीदा जा सकता है, किसी भी अपराध को करके बचा जा सकता है और पूरी सिस्टम को रौंदा जा सकता है। ये उसकी लड़ाई है, ये एक सिंबल है। दिशा सुशांत केस को लेकर के अगर क्यूबाइब नेटवर्क इतने वर्षों से लगातार अगर अभियान चला रहा है, तो ये सिर्फ 2 व्यक्ति के मृत्यु या हत्या का मामला बिल्कुल नहीं है। ये सिस्टमेटिक फेल्योर की एक बहुत बड़ी कहानी है जो त्रासदी के रूप में आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी। अगर मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हुआ, अगर थोड़ा भी मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो गया, तो आने वाली पीढ़ियां न्याय, न्यायालय, पुलिस, जांच एजेंसी, राजनीतिक पार्टी, जो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, पार्लियामेंट, विधानसभा, इस सब पर भरोसा खो देगा। तो ये लड़ाई है न्यायालय की भरोसे की, ये लड़ाई है पुलिस और जांच एजेंसी के भरोसे की, ये लड़ाई है ब्यूरोक्रेसी के भरोसे की, ये लड़ाई है चुने हुए पंचायतों के साख की। चुना हुआ पंचायत जो सदन है, पार्लियामेंट है, राज्य की विधानसभा है, उनके साख की कि जब चीर हरण हो रहा था तो स्वयं भीष्म भी मौन, युधिष्ठिर भी मौन, धृतराष्ट्र भी मौन, कृपाचार्य भी मौन और द्रोण भी मौन। क्या वही स्थिति अभी हो गई है? क्या न्यायालय भी मौन रह जाएगा? क्या जो चुनी हुई पंचायतें हैं वो भी मौन रह जाएंगी? जिनके जिनके हाथ में जांच करना है, न्याय के लिए रास्ता तैयार करना है, एजेंसी, जांच एजेंसी, पुलिस बल, वो भी मौन रह जाएंगे। तो ये परिस्थिति कुछ उसी तरह की है जो महाभारत कालीन परिस्थिति थी, वही परिस्थिति है। और आज युद्ध भूमि में ये कुछ हमारे वकील सूरमा, हमारे आपके जैसे लोग, हमारे दर्शक, एसएसआर वॉरियर, आपका क्यूबाइब नेटवर्क और हमारे वकील और सबसे इस युद्ध भूमि में न्याय के सिंहासन पर बैठे हमारे आलोक आराधे जी हैं, जिनसे हमने उम्मीद लगा रखी है कि न्याय मिलेगा और देश के सामने बहुत बड़ा नजीर पेश करेंगे आलोक आराधे जी और कहेंगे कि सारी बातें एक तरफ, हजारों करोड़ रुपया एक तरफ, लेकिन न्याय की मर्यादा एक तरफ, देश और समाज की चिंता एक तरफ है। इसलिए देश को स्थापित करने के लिए, न्याय में भरोसा स्थापित करने के लिए इस निर्णय के तरफ पूरा देश टकटकी लगाए देख रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय आलोक आराधे जी जरूर न्याय देंगे। तो 5 फरवरी का इंतजार कीजिए। उसके पहले भी हम बहुत सारी रिपोर्टें आपके लिए लाएंगे। 5 फरवरी का इंतजार कीजिए। वक्त आ गया है, फैसले की घड़ी अब जल्द है।
बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।